अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AK कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। Today we are going to study a very important topic and the topic name is bond characteristics। और bond characteristics के अंदर ही जो topic हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है bond energy। अब bond characteristics हमारे पास क्या होता है, कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। आपने कुछ मिनट की वीडियो देखनी है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो अगर हम पढ़ें तो देर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। किसी भी केमिकल बॉन्ड के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी खसूसियात मौजूद होती हैं, such as bond energy, bond length, bond order and dipole moment etc। बहुत सारी मौजूद होती हैं। All of these describe the strength and stability of the bond। ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, bond length, bond energy, bond order या dipole moment, ये सारी की सारी बॉन्ड की, किसी भी केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बयान करती हैं या फिर किसी भी केमिकल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को बयान करती हैं। उन्हीं में से एक हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली होती क्या है? The amount of energy which is required to break the bond of 1 mole of a substance is called bond energy। बॉन्ड एनर्जी की दो डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। दोनों को मैं आपको करके दोनों मैंने सामने लिखी हैं, उनकी एग्जांपल्स भी लिखी हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ऑफ आ 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। सिंपल अगर हम बात करें तो किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो एटम टूटते हैं, जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब भी कोई लेट सपोज कि एक मॉलिक्यूल है, ये आपस में केमिकली बॉन्ड हुआ है, जब ये टूटेगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी ये टूटेगा। वही हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा कि वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है। अब एनर्जी मिलेगी, एब्जॉर्ब होगी, तभी जाकर बॉन्ड टूटेगा। जैसे लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है H2 के मॉलिक्यूल की, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये टूटेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ये टूटेंगे किस तरीके से? जब इनको 431 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दी जाएगी। समझ आ रही है? अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हम तोड़ना चाहते हैं, H2 गैस के मॉलिक्यूल को हम तोड़ना चाहते हैं, तो हमें 431 किलो जूल पर मोल की जो एनर्जी है वो देनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिखा है O2 का, यानी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को अगर हमने ब्रेक डाउन करना है तो, और दो एटम्स के दरमियान ब्रेक डाउन करना है, तो 495 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी। यानी कि वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। इसी की दूसरी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। जब भी कोई बॉन्ड बनता है, 2 एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं और बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड बनने के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके टूटता है, और जब बॉन्ड बनता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। दोनों किस्म से आप इसको देख सकते हैं। वो एनर्जी जो किसी भी
बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़रूरत होती है वो बॉन्ड एनर्जी है, और उसी को हम उल्टा कर दें कि वो एनर्जी जो रिलीज होती है किसी भी केमिकल बॉन्ड बनने के नतीजे में, वो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। यहाँ पर एग्जांपल दी थी H2 का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के अंदर टूटा, तो प्लस में या पॉजिटिव में हमें ये बता रहा है कि ये इतनी एनर्जी हमारे पास क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। 431 और 495 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दूसरा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। जब ये आपस में कंबाइन होंगे और H2 गैस बनाएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, 431 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज करेंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल दो एटम जब आपस में जुड़ेंगे, बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगी तो O2 बनेगा, और कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, 495 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है ये रिलीज करेंगे। जब भी बॉन्ड टूटता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जब भी बॉन्ड हमारे पास बनता है, ठीक है, जब भी बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, बनेगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो किस तरीके से, कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स, बॉन्ड एनर्जी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, आइए इन चीज़ों को सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आयोनिक कैरेक्टर या पोलैरिटी, हमें पता है कि बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर पोल्स जनरेट हो जाते हैं। अब पोल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक आपको आना चाहिए। खैर मैं भी फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आयोनिक कैरेक्टर या फिर पोलैरिटी होती क्या है। पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि जब जब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो यहाँ पर कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है, वो दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर हम मिसाल लें HCl, तो इस नतीजे में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर क्या होती है, ज़्यादा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। होता है इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड ही है, म्यूचुअल शेयरिंग ही होती है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता है, इसी और हाइड्रोजन से वो दूर चला जाता है। इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यानी आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी नतीजे में पोलैरिटी, दो पोल्स, एक प्लस का और एक माइनस का पोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पोलैरिटी। जिस भी एलिमेंट के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और हैज़ हायर बॉन्ड एनर्जी देन HCl। अब दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, HF और HCl। इन दोनों में से HF की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होती है और HCl की वो कम होती है। वो किस तरीके से, यहाँ पर मैंने लिखा है डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो है 4, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1। 4 में से 2.1 को माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.9, यानी इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर या पोलैरिटी ज़्यादा है। जबकि अगर हम यहाँ देखें HCl के मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हम वहाँ भी देख चुके हैं होती है 2.1। जब 3 में से 2.1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.9। अब 0.9 बड़ा है या 1.9 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 1.9 बड़ा है। यहाँ पर पोलैरिटी
ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो इसीलिए वजह से यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा, यहाँ पोलैरिटी कम। जहाँ भी आयोनिक कैरेक्टर या पोलैरिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर उस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। उसी के जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, टू एटम्स ऑफ स्मॉलर साइज, अगर दो एटम हैं हमारे पास स्मॉलर साइज के अंदर हैं तो उनकी स्मॉलर साइज के बॉन्डेड है, उनके दो स्मॉलर साइज हैं तो बॉन्डेड स्ट्रांगली ड्यू टू शॉर्टर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो अगर मॉलिक्यूल हमारे पास जिनके स्मॉल साइज है तो वो आपस में स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। अब लेट सपोज एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। ये हाइड्रोजन की एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल छोटा होता है तो ये दूसरा हाइड्रोजन है, आपस में इन्होंने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। अब इन दोनों का जो न्यूक्लियस था, ठीक है, वो इनका अब मॉलिक्यूल का साइज क्या है, छोटा है, तो अब क्या है, ये आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड हुए हुए हैं। उसी तरीके से दूसरी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है क्लोरीन की। क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, क्लोरीन जब आपस में बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो न्यूक्लियस का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। यहाँ जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट है और यहाँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी वजह से जिस भी एटम का साइज जो है स्मॉल होगा तो वो स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे और उनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम होगा, जिसकी वजह से उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन का छोटा H2 गैस जो होती है उसका छोटा मॉलिक्यूल होता है, उसका जो एटम होता है वो छोटा होता है, तो उसके दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है दो हाइड्रोजन का, वो कम होता है। तो उसकी वजह से वो आपस में स्ट्रांगली बॉन्ड हुए होते हैं और उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 242 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान का जो बॉन्ड है वो हमारे पास क्या होता है, इसके जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी हमें कम देनी पड़ती है और उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे। थर्ड पॉइंट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाए। ठीक है, लेट सपोज कि अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाती हैं तो जनरली अगर हम देखें मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड्स रिक्वायर हायर एनर्जी फॉर डिसोसिएशन। अगर लेट सपोज कि यहाँ मेरे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, यहाँ मेरे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ मेरे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर हम कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 348 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर हम कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना चाहते हैं तो 614 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। और अगर हम कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमें 839 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है वो देकर इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो यानी जहाँ जहाँ पे हमारे पास बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी जो है हमारे पास बढ़ जाती है। और ये थर्ड फैक्टर था, ये मैंने आपके सामने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दिया है कि जहाँ पर पहला कि जहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जहाँ पर जो स्मॉलर, अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा उसके जो दो न्यूक्लियस है उनके दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो वहाँ पर भी बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अगले टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।